हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं या रेस्पिरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन का जो मीनिंग होता है वो है ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होते हैं और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहते हैं और उसमें उनके क्या क्या फंक्शंस है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल बॉडी सेल एक्टिविटी इज ग्रोथ which is needed to obtain the energy from the food। अब सभी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए? उनकी सेलुलर एक्टिविटी और उसकी ग्रोथ के लिए। और ये जो है साथ में आपका जो ऑक्सीजन है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी? फूड से, मतलब कि आपका जैसे ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट करने के लिए हर सेल को जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो फंडामेंटल पर्पस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये क्या है? टू सप्लाई द ऑक्सीजन, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करना और वहां से जो गैसियस वेस्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको वहां से रिमूव करना। फिर उसके बाद ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन जो है उसको हम रेफर करते हैं दो टर्म से, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, एक्सहेलेशन मतलब एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये दो अलग अलग टर्म्स है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसको सिंपली अगर हम समझना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एनवायरमेंट, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है, तो ये नोज है, उससे आपने एयर को इनहेल किया, एयर जो है वो ट्रेवल होके पहुंची अब कहाँ पे? लंग्स में। तो ये लंग्स में एल्वियोलाई में यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जो नया ऑक्सीजन आपका ये इनहेल्ड एयर थ्रू आया है ये बॉडी के आरबीसी में लोड हो जाएगा। तो ये जो लंग्स में लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है गैसेस की, या इसी को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद यहाँ से निकलकर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बन जाता है वो फिर जाता है पूरे के पूरे बॉडी में वाया द ब्लड वेसल। तो ये बॉडी में जब ये क्या है? ब्लड वेसल। ओके, ये ब्लड वेसल से जब ब्लड ट्रेवल होते रहता है तब ये आसपास की जो सेल्स होती है, इन सेल्स को जब ये ब्लड में से ऑक्सीजन सप्लाई होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस आपका ब्लड में आता है, तो ये वाला जो एक्सचेंज है गैसेस का, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, तो इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। अब रेस्पिरेटरी पाथवे में कुछ स्ट्रक्चर से पहला है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में सबसे पहला है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब ये जो हमारे नाक का ओपनिंग जो दिखता है, इन इनिशियल एंट्रेंस जो दिखता है
उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स जो है शो हो रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपके नॉस्ट्रिल्स है यहाँ पे, इसको नेयर्स भी बोलते हैं। तो एयर मेक्स इट्स इनिशियल एंट्रेंस इनटू द बॉडी थ्रू द ओपनिंग ऑफ नोज, तो ओपनिंग ऑफ नोज को हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। फिर उसके बाद नेजल कैविटी, तो इसी एक्सटर्नल नेयर्स के पीछे, मतलब नॉस्ट्रिल के पीछे में जो है ये ऐसी कैविटी है, एक खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली जगह। तो इमीडिएटली इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स लोकेटेड बिटवीन द रूफ ऑफ माउथ, यहाँ पर नीचे में ये माउथ है और ये उसका रूफ है, तो रूफ ऑफ माउथ एंड द क्रेनियम, तो ऊपर में ये क्रेनियम, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर उसके बाद नेजल सेप्टम। अब आप देखेंगे कि आपका जो नोज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट पार्ट में, तो बीच में यहाँ पर ये डिवाइडेशन है जिसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। तो दिस टू स्पेसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ पार्टीशन, उसी पार्टीशन को हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब उसके बाद ये जो सेप्टम है, नेजल सेप्टम बोलो और नेजल कैविटी की वॉल बोलो, वो आपकी किससे बनी हुई है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होने की वजह से आप देखेंगे तो आपके नेजल कैविटी के अंदर में, नोज के अंदर में हमेशा चिपचिपा सा एनवायरनमेंट होता है, स्टिकी एनवायरनमेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अंदर की पूरी लाइनिंग जो है किससे बनी हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। फिर उसके बाद कॉन्की। अब कॉन्की की बात करते हैं, तो कॉन्की जैसे हम देखेंगे तो कॉन्की में आप यहाँ पर नोट करेंगे कि From the lateral side walls of each nasal cavity are three projections called as conchi। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में, ये नेजल कैविटी, इसमें देखिए ये तीन प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये एक दिख रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये नेजल कॉन्चा, मिडल नेजल कॉन्चा और इंफेरियर नेजल कॉन्चा, इसको सुपेरियर नेजल कॉन्चा भी हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आपके तीन नेजल कॉन्चा यहाँ पे हो गए। ये जो नेजल कॉन्चा है, दे आर प्रोजेक्शंस, मतलब वो थोड़े से एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए होते हैं, जो कि इस नेजल कैविटी का सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और ये जो नेजल कैविटी की लाइनिंग होती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, इस लाइनिंग में जो है आपकी ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल जो है यहाँ पर हीट और मॉइस्चर को लेकर आती है। इसी की वजह से जो नोज का इंटरनल एरिया है ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी होता है और थोड़ा सा हॉट भी होता है। द सेल्स ऑफ दिस मेम्ब्रेन सिक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज्यादा फ्लूइड को सिक्रेट करती है, नेजल कैविटी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ये नेजल कैविटी के बाद वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ये नेजल कैविटी, इसके बाद में ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक के स्टार्ट है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स याद रखिए, फेरिंग्स को थ्रोट बोलते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट कैरीज एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फूड एंड लिक्विड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेज़ोफेरिंग्स जो है ये आपका यहाँ से एयर को कैरी करता है, और ये ओरल कैविटी मतलब कि आपका ये है माउथ, तो ये माउथ से फूड को कैरी करता है। द अपर पोर्शन लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द। अब ये जो नेजल फेरिंग्स जो है इसके तीन पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके नाम जो है इसी के लोकेशन के ऊपर से बने हुए हैं, नेजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि नेजल कैविटी के पीछे में है, मतलब ये येलो कलर का जितना दिख रहा है, इट इज द नेजोफेरिंग्स। तो इसके बाद फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि ओरल कैविटी के पीछे में है, ये ब्लू कलर का, ओके, लाइट ब्लू कलर का। और यहाँ पर लैरिंग्स के पीछे वाला फेरिंग्स का हिस्सा, उसको हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये ब्लू कलर का। तो ये आपके फेरिंग्स जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये काम क्या करता है कि ये एयर और माउथ से, ये सॉरी नेजल नोज से
और माउथ से एयर और फूड को जो है कैरी करने का काम करता है। उसके बाद बात है लैरिंग्स की। लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये आपका लोकेटेड होता है फेरिंग्स और ट्रकिया के बीच में, ठीक है ना। फेरिंग्स हमने अभी देख लिए और इस लैरिंग्स के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं ट्रकिया। तो आपका पहले आ गया नोज, नोज के बाद में आपका आ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद रहेगा आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रकिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैरिंग्स कहाँ पे लोकेटेड है, फेरिंग्स और ट्रकिया के बीच में लोकेटेड है। इट हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज दैट प्रोट्रूड इनटू द फ्रंट ऑफ द नेक एंड समटाइम्स रेफर्ड टू एज एडम्स एप्पल। अब ये जो आपका लैरिंग्स होता है, इस लैरिंग्स के ऊपर जो है कभी कभी, या आप बोल सकते हो कि लैरिंग्स के ऊपर जो है कार्टिलेजिनस टिश्यू इस पर डिपॉजिट होती है और इसकी वजह से ये हमारे गले के हिस्से में ये एडम्स एप्पल जो बाहर के साइड में निकला हुआ दिखता है, ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू है जो किसके ऊपर डिपॉजिट हुई है, लैरिंग्स के ऊपर, है ना। और इसी को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एट द अपर एंड ऑफ लैरिंग्स आर द वोकल कॉर्ड। जो अपर एंड होता है लैरिंग्स का, वहां पे आपके वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि स्पीच जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी एयर जो है ट्रकिया से निकलकर ऐसे बाहर की तरफ आती है तो वो वोकल कॉर्ड्स में जो है वाइब्रेशंस होते हैं और जिसकी वजह से स्पीच या वॉइस जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। देन उसके बाद अब ये यहाँ पे जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके बीच की स्पेस को, तो जैसे मान लीजिए आपका ये एक वोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये दूसरा वोकल कॉर्ड है, तो इसके बीच की जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। द स्पेस बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है एक लीफ शेप कार्टिलेज होता है जो कि लैरिंग्स को कवर किए हुए, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब जैसे इसी को हम अगर जूम करके देखेंगे तो हमको दिखाई देगा, देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने रेड कलर में शेड किया है इट इज द एडम्स एप्पल, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वोकल कॉर्ड दिख रहे हैं, दो वोकल कॉर्ड होते हैं, इनके बीच की स्पेस को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ये जो लैरिंग्स है उसके ऊपर की एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ओके। द लैरिंग्स इज लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। लैरिंग्स है पूरा का पूरा, ये आपका इसके अंदर में सिलिएटेड म्यूकस होता है, सिलिएटेड म्यूकस सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। सिलिएटेड मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लैरिंग्स है, इसके अंदर में सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो सिलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है तो ये सिलिया में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर या लंग्स में एंटर नहीं कर पाते, और जब भी हम कफिंग स्नीजिंग वगैरह करते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल जो है वापस से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। फिर ट्रकिया, ट्रकिया को ही हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रकिया इज अ ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एज ऑफ लैरिंग्स, ये लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और चेस्ट के अबोव हार्ट तक के कंटिन्यू होता है। इस ट्रकिया की खास बात है कि इसमें कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है। कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए कि ये अंदर में जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो आपका ट्रकिया है और उसके ऊपर जो ये कवरिंग दिख रही है ये कार्टिलेज से है। तो यहाँ पर एक कार्टिलेज की कवरिंग बनी हुई होती है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ होता है। ये कार्टिलेज की कवरिंग की वजह से जो आपका ट्रकिया है वो कभी कोलैप्स नहीं होता, ठीक है ना। अब ये जो कार्टिलेज है, जैसे ये आपका ट्रकिया है और यहाँ पर इसके ऊपर ये सी शेप कार्टिलेज होता है। इस सी शेप कार्टिलेज की वजह से आपका ट्रकिया जो है वो कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, वो हमेशा ओपन रहेगा, जिससे एयर का जो फ्लो है वो स्मूथली पॉसिबल हो पाता है, ओके। द पर्पज ऑफ द ट्रकिया इज टू कंडक्ट एयर बिटवीन द लैरिंग्स एंड द लंग्स। ये क्या करता है, इसके ऊपर ये लैरिंग्स है
ये ट्रकिया है, नीचे में ये लंग्स है। तो ये एयर को लैरिंक्स से लेकर लंग्स तक सप्लाई करने का काम करता है कौन? ट्रकिया। और ट्रकिया के ऊपर ही सी शेप्ड कार्टिलेज होती है या उसी को हॉर्स शू कार्टिलेज भी बोलते हैं। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब उसके बाद जो ट्रकिया है, ये आपका ट्रकिया है। ट्रकिया जो है फर्दर जाके आपके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, है ना। दोनों को मिला के हम बोलेंगे ब्रोंकाई। अगर हम दोनों को सेपरेट सेपरेट बोलेंगे तो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, ये ब्रोंकस और ये भी आपका ब्रोंकस। द राइट ब्रोंकस कंसिडरेबली लार्जर इन डायमीटर। अब जैसे मान लीजिए ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लूँ ये इस टाइप से, ये राइट लंग हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये ट्रकिया आया। अब ये ट्रकिया जो है दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया ब्रोंकाई में, राइट और लेफ्ट में। तो आपका ये अगर राइट लंग है तो ये जो राइट ब्रोंकस जो रहेगा ये आपका डायमीटर में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये थोड़ा सा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, मतलब ये सीधा नीचे की तरफ आता है। और जबकि लेफ्ट साइड वाला जो ब्रोंकस होता है वो डायमीटर में कम भी होता है और थोड़ा सा फ्लैट होता है। इसी की वजह से जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है तो वो राइट लंग में आसानी से चले जाता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग, क्योंकि इसका ब्रोंकस का डायमीटर भी ज्यादा है और ब्रोंकस जो है थोड़ा सा सीधा नीचे की तरफ आया है, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड है ये। ठीक है, ईच ब्रोंकस एंटर एट द लंग्स। अब जिस भी एरिया से, ये जो एरिया है जहां से ब्रोंकस एंटर हुआ है लंग्स में, इसको हम बोलते हैं हाइलम या हाइलस। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है वो भी लंग्स में इसी हाइलम थ्रू एंटर करती है। तो उसके बाद बात करते हैं लंग्स की। द ब्रोंकाई सबडिवाइड्स अगेन एंड अगेन फॉर्मिंग द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डिवीजन, द स्मॉलेस्ट व्हिच इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया कन्वर्ट हो गई है आपकी ब्रोंकाई में, मतलब राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, और ये फर्दर डिवाइड होते 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 लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं हम ब्रोंकीओल्स। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है उसमें आपके ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई में आपके थोड़ी बहुत कार्टिलेज रहेगी, ठीक है ना, और जो इसको एक हार्डनेस प्रोवाइड करती है, एक फॉर्मनेस प्रोवाइड करती है। ब्रोंकाई मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं जो ट्रकिया की पहली ब्रांच है, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई में थोड़ी बहुत कार्टिलेज रहेगी और इसकी कार्टिलेज की वजह से ये जो पैसेज वे है ये थोड़ा बहुत ओपन रहता है हमेशा, ठीक है ना। और जैसे जैसे ब्रोंकाई जो है वो स्मॉलर होते जाता है, इसमें का कार्टिलेज जो है वो कम होते जाता है। कार्टिलेज जैसे जैसे कम होती जाता है तो जो इसका लास्ट स्ट्रक्चर है ब्रोंक्यूल्स, इसमें हम अगर देखेंगे तो देयर इज ए नो कार्टिलेज। ये कार्टिलेज इसमें से पूरा का पूरा खत्म हो चुका रहता है, ठीक है ना। और ये मेनली बना हुआ किससे होता है? स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है और ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो अगर हम ब्रोंक्यूल्स देखेंगे तो ब्रोंक्यूल्स में भी सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो ब्रोंकाइल ट्री होता है उसमें आपका सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकीओल्स, ठीक है ना। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या है? दीज आर दी क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स रिजेंबलिंग अ बंच ऑफ ग्रेप्स, दिस सैक्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इसको हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये यहाँ पर ये दिख रहा है एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मतलब कि अंगूर के गुच्छे के जैसा है, ये सभी को हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई बोल रहे हैं। और एक्चुअल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी एल्वियोलाई में होता है। इसके अंदर में एल्वियोलर सैक होती है, सैक मतलब होता है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अंदर में ये खाली जगह दिख रही है, इसी को हम बोलेंगे सैक। तो एल्वियोलाई के अंदर में रहती है आपकी सैक। अब जैसे हर एक एल्वियोलस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा एल्वियोलाई, इसके अंदर का ये एक स्ट्रक्चर क्या हो गया? एल्वियोलस। तो एल्वियोलस जो है ये आपका सिंगल लेयर से बना हुआ है।
ठीक है। अब सिंगल लेयर बोलने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक एल्वियोलस है, ठीक है, मतलब ये एक ड्रॉ किया हुआ है, ओके। ये जो है आपका सिंगल सेल की लेयर से बना हुआ है और वो भी सेल की लेयर, सेल्स कैसी है, फ्लैट है, क्योंकि उसमें वर्ड लगा है स्क्वामस। स्क्वामस का मीनिंग ये होता है फ्लैट। तो ये इस टाइप से आपकी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है एल्वियोलस, साथ में वो सेल कैसी होती है, स्क्वामस, इसीलिए सिंगल सेल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब ये जो थिन वॉल ऑफ सेल जो बनी है, इसी की वजह से इसके अंदर जो गैसेस आती है वो इसके बाहर जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब जो कैपिलरीज है, उनके साथ में गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो गैस जो है यहाँ से ब्लड में आ जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में आ जाता है या एल्वियोलस में आ जाता है और यहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स एज इन ब्रीदिंग। तो वेंटिलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। देयर आर टू फेजेस ऑफ वेंटिलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। मीनिंग सबको पता है, इनहेलेशन ड्राइंग ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलेशन एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। अब जब इनहेलेशन की बात करते हैं तो इनहेलेशन जो है आपका एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। अब यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है कि जब भी इनहेलेशन होगा, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये लंग्स है, ओके, और नीचे में इसके इंटेस्टाइन है, मतलब ये आपकी हो गई थोरेसिक कैविटी और ये आपकी हो गई एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक मस्कुलर प्लेट होती है जो कि डोम शेप होती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर प्लेट विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर ये शो हो रही है आपकी डायफ्राम, दिख रही, ये डायफ्राम। तो ये डायफ्राम जो है ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो ये डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे की तरफ मूव होगा, ऐसे। इस नीचे की तरफ मूव होने की वजह से ये जो थोरेसिक केज है, इस थोरेसिक केज का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इस डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से एरिया इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। और एक्सटर्नल एयर प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के कंपेयर में जब भी लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है ये आपके लंग्स में एंटर कर जाएगी और इसी को हम बोलेंगे इनहेलेशन। साथ साथ में जब भी फोर्सफुल या थोड़ा सा एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि ये रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रिब्स के बीच का जो एरिया है या दो रिब्स को कनेक्ट करने का काम जो है वो करती है इंटरकोस्टल मसल। तो जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो मूवमेंट करती है तो ये आपका रिब्स जो है ये आउटसाइड में, रिब केज जो है ये आउटसाइड और अपसाइड मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो डेवलप होता है इनसाइड द थोरेसिक केज। उसकी वजह से भी आपका एयर प्रेशर जो है वो इनसाइड द लंग डाउन होता है और इनहेलेशन पॉसिबल होता है। वहीं जब एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो एक्सहेलेशन जो है उसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है। अब डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो थोरेसिक केज का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से इसमें जो एयर प्रेशर है उसका एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इंक्रीजेस द एक्सहेलेशन प्रोसीड, है ना। तो जब भी प्रेशर आपके लंग्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर जो है वो बॉडी में से बाहर निकलने का ट्राई करेगी और इसी को हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। और यही
एक्सरसाइज के टाइम पे ये जो आपका मैंने बोला कि रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल होती है उसको हम बोलेंगे, अब बात करेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपकी रिब्स जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ और अंदर के साइड मूवमेंट करती है, जिससे आपका फर्दर थोरेसिक केज के बीच का एरिया जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक्सेलेशन पॉसिबल होता है। तो मैंने इनहेलेशन और एक्सेलेशन एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला हूँ अल्टीमेटली वही आपका इस थ्योरी में लिखा हुआ है। और ये लास्ट डायग्राम, इसमें जो है ये एल्वियोलाई शो हो रहा है यहाँ पे। ये एल्वियोलस की थिन सिंगल लेयर्ड स्क्वामस लेयर है, ठीक है। ये आपका ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल को मिला के हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल। तो ये एयर यहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन आपको ब्लड में लोड होते हुए दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होते हुए दिख रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बॉडी से बाहर निकल जाती है और ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में लोड होते जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका ब्लड आ रहा है वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड से जो ब्लड जा रहा है इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और उसके डिफरेंट पार्ट का जो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है उसको स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट को डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।